वफा के घर में ईद का समा था। आज ताहिर साहब के घर दोनों चांद जो आंगन में उतर आए थे। वफा की अम्मी साइमा बेगम से ज़्यादा खुश तो शायद इस दुनिया में कोई होता। सहर भी खुशी के आंसू लिए उन्हीं को देख रही थी, मगर जरियाब के पास जाने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। भाई, हमारी बेटी सहर सुबह से तैयारियों में लगी हुई है, तुमने तो इसको नज़र भर कर देखा भी नहीं। इधर आओ सहर। उन्होंने जरियाब की तवज्जो सहर की तरफ दिलवाई, जो छोटे छोटे कदम उठाती उसके नज़दीक आई। साइमा बेगम उसको कुछ वक्त के लिए तन्हा छोड़ गई थी उसके पास। जरियाब ने अपनी गोद से अपने बेटे को नीचे उतारा और उसके साथ आ बैठा। सामने क्यों नहीं आ रही थी? उसने उसे देखते हुए कहा, वो मैं क्या? तुम क्या समझी? मोमिन के किए की सज़ा मैं तुम्हें दूंगा? जरियाब ने सहर की अटक अटक कर बात करने पर कहा तो उसने आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जरियाब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे ख़ानदान की वजह से आपको इतनी तकालीफ से दो चार होना पड़ा। उसके रोकर कहने पर जरियाब हद दर्जा परेशान हुआ। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे गिला है? मैं तुमसे ज़रा भी मायूस नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह तुमने मेरे घर वालों को संभाला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। उसने सहर का मुंह अपने हाथों में भरते हुए कहा, जो मोमिन ने किया वो उसका फेल था, जिसकी बदौलत मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरा दिल नोच कर रख दिया, जिसका कोई कफारा नहीं। उसने दुखी दिल से कहा। वफा के लिए उसका दिल फट रहा था। उसने जो जो सहा था वो सुनकर उसका दिल किया कि वो अपनी हस्ती मिटा दे। वो यहाँ अपनी बहन को बचाने के लिए मौजूद ही ना था उस वक्त। जरियाब, मैंने आपको बहुत याद किया। हर लम्हा काटना मुझे अजाब लगता था आपके बगैर। सहर ने कहा तो जरियाब ने उसे अपने साथ लगा लिया, किसी अनमोल मता की तरह। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, ना तुम्हें और ना वफा को छोड़कर। वफा की इद्दत को 2.5 माह बीत चुके थे। वो बस एक कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। उसकी ये हालत देखकर जरियाब का दिल कटता था। उसकी चिड़िया की तरह चहचहाती बहन खामोश होकर रह गई थी। जरियाब आज उसके कमरे में आया था, जो बालकनी में खड़ी बाहर न जाने क्या तलाश कर रही थी। वफा। जरियाब की आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। अरे भाई, आओ ना। क्या हो गया है वफा तुम्हें? अब पहले की तरह ना तुम बात करती हो, ना हंसती हो, ना खेलती हो। तुम्हें ऐसा देखकर दिल दुखता है मेरा। जरियाब कुर्बज़दा लहजे में बोला। मेरे लाले, क्यों परेशान होते हो? मेरा लहजा तो मैंने बाहर ही बदल लिया था। अलबत्ता मजबूत मुझे यहाँ की आजमाइशों ने बना दिया, जिसमें असफन ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया। और रही बात मेरे हाल की, तो ये मुआशरा लाडलों का बहुत बुरा हाल करता है। जरियाब जहाँ उसकी इतनी गहरी बातों पर दुखी हुआ था, तो असफन के जिक्र पर बुरी तरह चौंका। पहली दफ़ा वफा ने वहाँ के किसी शख्स का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया था। जरियाब असफन यार से मिलना चाहता था, मगर उसकी मसरूफियात की वजह से मिल नहीं पाया था। अब जब कल असफन यार ने कहा कि वो जरियाब से मिलना चाहता है उसके घर, तो उसने खुश दिली से उसे इजाज़त दे दी। अब वो कल के इंतज़ार में था कि वो जरियाब के आने का मकसद जान सके। असफंद यार का इस्तकबाल वफा के घर बहुत उम्दा तरीके से किया गया। एक पुरलुत्फ सा खाना खाने के बाद असफंद यार ने अपने आने का मौजू बयान किया। मैं जानता हूँ कि अब जो मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए मुझे अपने घर से किसी बड़े को लाना चाहिए, मगर मैं पहले आप और वफा की मर्जी जानना चाहता हूँ। मैं वफा से शादी करना चाहता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। शायद ही वो कभी इतना नर्वस हुआ हो जितना अब हो रहा था। उसकी बात पर लाउंज में खामोशी छा गई और सबकी नज़रों में मायनी खेज सा मुतालबा था। नहीं, मैं अपनी बेटी को वहाँ दोबारा नहीं भेजूंगी जहाँ उसने इतने जुल्म सहे, साइमा बेगम ने डरते हुए फिक्रमंदाना लहजे में कहा, जिस पर जरियाब ने उनके हाथ पर हाथ धरकर रोका। कोई एक वजह बता दो कि वफा की शादी हम तुमसे कर दें। असफंद यार, जो साइमा बेगम की बात पर मायूस हो चुका था, जरियाब की बात पर कुछ हौसला हुआ, क्योंकि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। असफंद की बात पर जरियाब बोला, वो तो और भी बहुत से लोग कर सकते हैं, तुम अपनी बात करो। उसकी बात पर असफंद यार खामोश होकर रह गया। मोहब्बत करते हो उससे? जरियाब की बात पर असफंद ने हैरत से उसे देखा। हैरान मत हो, तुम्हारी मोहब्बत में अब नहीं, बल्कि उसी रोज़ जान गया था जब वो वन्नी में गई थी। और तुम्हारी मोहब्बत अब की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। शायद जब तुम लोग बाहर थे तभी तुम उसे चाहने लगे थे। उसकी बात पर असफंद यार ने अपनी नज़रें झुका ली। मैं भी चाहता हूँ कि वफा अपने हिस्से की खुशियाँ पाए,
ताकि वो अपने पिछले सब गम भुला दे। और इस बात को यकीनी तुम बना सकते हो, सिर्फ तुम। और ये बात मैंने वफ़ा की आंखों से जानी है। मुझे मेरी बहन की खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसने अपने बाप की तरफ देखते इजाज़त तलब अंदाज में कहा तो उसके वालिदैन भी अपनी बच्ची की खुशियों के लिए राज़ी हो चुके थे, जिस पर असफंदियार मसरूर होकर उठा। मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी से नवाज दिया मुझे। असफन ने खुशी के बाइस नम लहजे में कहा तो बाकी सब भी हंस दिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू आया, ज़रियाब ने वार्निंग देते लहजे में कहा, तो आप मेरी जान ले लीजिएगा। असफंदियार ने फ़ौरन उसकी बात उचकते कहा। तो महफिल गुलजार हो गई थी। लेकिन मैं वफ़ा से एक दफ़ा पर्दे के पीछे से ही बात करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। उसकी बात पर ज़रियाब ने सर हिलाते सहर को इशारा किया, जो वफ़ा को मर्दान खाने में ले गई, जहाँ उसके और असफंदियार के दरमियान पर्दा हाइल था। इतनी लंबी खामोशी को तोड़ते असफन ने ही पहल की। कैसी हो वफ़ा? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो? मूरे कैसी है? मैं भी ठीक हूँ और मूरे भी, लेकिन तुमने तो जाने के बाद पलट कर भी नहीं देखा। मैं पिछली बातों को भुलाना चाहती हूँ असफन, और उसके लिए यही बेहतर है कि हाल में जिया जाए। असफन ने समझकर सर हिलाया। उसकी खामोशी पर उसका दिल धड़कने लगा। खामोश क्यों हो गई? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? वफ़ा ने पूछा तो वो उसका मोहसिन था, भला कैसे वो उसका दिल दुखा सकती थी। नहीं, तुम्हारा कहा कभी बुरा लगा है जो अब बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए निकाह का पैगाम लाया हूँ। उसकी बात पर वफ़ा के दिल की धड़कन हद से सिवा हुई। भला वो इतनी खुशकिस्मत थी कि असफन जैसा खुशबख्त इंसान उसके नसीब में होता। वो तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती थी। असफन, मैं जानते बूझते तुम्हारे लिए एक बढ़ती हुई लड़की सिलेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें पूरा हक है खुशियाँ हासिल करने पर, इसलिए बेहतर है कि तुम्हें वो लड़की मिले जिसकी ज़िंदगी में पहले कोई मर्द ना आया हो। वफ़ा ने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहा, सच कहते हैं, महबूब से जालिम इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब तक वो इश्क की रग रग में अपने लिए बेसकूनियाँ ना देख ले, तब तक वो वस्ल पर हलाल नहीं तब तक वस्ल उस पर हलाल नहीं करता। असफंदियार ने सर झुकाकर कुर्ब से आंखें मीचते कहा, मगर दिल में एक मीठी सी कसक थी। बहरहाल, मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं। मुझे तुम्हारा हाल खूबसूरत बनाना है। मैं अम्मी को भेजूंगा रिश्ता पक्का करने के लिए, और ठीक 1 माह बाद हमारा निकाह हो जाएगा। और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी शरीके हयात इस दुनिया की किस कदर शफाफ और पाक मोहब्बत है, इश्क है मेरे लिए। तब तक के लिए मेरे लिए अपना ख्याल रखना। ये कहकर असफंद उसे हैरान परेशान छोड़कर जा चुका था, जबकि दूसरी तरफ खड़ा ज़रियाब अपनी पसंद पर दिल से सरशार हुआ। यही वो शख्स था जो वफ़ा को इस दुनिया की तमाम खुशियाँ दे सकता था। अब उसे कोई शक व शुबा नहीं रहा था। 1 हफ्ते बाद नईमा बेगम आकर रिश्ता पक्का कर गई थी और वफ़ा को बहुत सारा प्यार दे गई। वफ़ा को शहर से पता चला था कि ज़रियाब की ख्वाहिश है वो असफंदियार से शादी करे, तो उसका लाला उसके दिल की बात जान ही गया था। वो कैसे भूल गई थी कि वो 2 दिल एक जान थे। ये माह कैसे चुटकियों में गुजरा पता ही ना चला। आनन फानन उसके निकाह की तैयारियां हुई थी। असफन चाहता था कि पहले उनका निकाह हो जाए, ताकि वो वफ़ा के हकूक़ उस पर अच्छी तरह वाज़े कर दे, और उसे हवेली वापस ले जाने तक कुछ वक्त भी मिल जाएगा वफ़ा को सेटल होने में। असफन यार अपने वालिदैन को पहले इस बात पर राज़ी कर चुका था कि वो हवेली वालों को निकाह की बाबत कुछ नहीं बताएंगे, और वो भी असफन यार की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मान गए थे। मानते भी क्यों ना, इतने दिनों बाद तो उनके बेटे की ज़िंदगी में बहार आई थी, जिसकी वजह से 24 घंटे उसके चेहरे पर शादाबी रहती थी। 3 दिन में उन दोनों का निकाह था, जिसमें सिर्फ उमर, ईशल और नूरी ही वाकिफ़ थे, जो कि उसके निकाह में शरीक होने जा रहे थे। ईशल और उमर का पिछले हफ्ते ही निकाह हुआ था, और उन्होंने भी अपना रिसेप्शन असफंदियार लोगों के साथ ही करने का सोचा। जब वो अपने निकाह को सबके सामने एक्सपोज करते, असफंदियार के तो उस माह में रंग ढंग ही बदले हुए थे। बड़ा खुशगवार सा फिरता था। जो भी उससे कुछ पूछता तो जवाब देने की बजाय कहीं खोया सा रहता। ये हालत उसकी सभी ने नोट की थी। अब भी वो रात के उस पहर कमरे में खड़ा अपनी बालकनी से चांद को देख रहा था, जब उमर उसके कमरे में दाखिल हुआ। कुछ लोग तो चांद में ही दिलदार तलाश कर लेते हैं, और आपकी हालत उन लोगों से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। और लाला, कल तो ये चांद बाकायदा आपकी दस्तरस में आने वाला है।
उसने असफंयार को देखते हुए एक आंख मीचते कहा, जो उसकी बात पर हड़बड़ाया और उसकी बात का पस मंजर समझकर मसनूई गुस्से से घूरने लगा। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? असफन ने एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। अरे बात को बदलिए मत, सच बताइएगा। ये जो आपके चेहरे पर ग्लोले से खूबसूरती का राज है, ये जो ग्लो है, वफा भाभी वजह है ना इसकी। असफन ने ना चाहते हुए भी उमर की बात पर खिलखिलाकर हंसना शुरू किया। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उमर उसको यूं खुश देखकर दिल में उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ करने लगा, जो शायद अर्श पर पहुंचने का वक्त आ चुका था। मोमिन का हाल अब किसी हारे हुए जुआरी की तरह था, जो अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा चुका हो। अब उसका ज़्यादातर वक्त अपने डेरे पर ही गुजरता, जहां उसको पछतावों के नाग डसते रहते। सारा दामन उसका खाली लगता था उसे। जब वफा पास थी तो उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब जब वो उसकी ज़िंदगी से निकल गई तो उसकी आदत होने लगी थी। उसके बगैर हवेली वीरान लगती थी, यहाँ तक कि उसे हर जगह वफा दिखाई देने लगी। वो उससे कई बार माफ़ी मांगने के लिए तड़पता था, उससे मिलने के लिए तड़पता था, मगर वक्त और हालात दोनों ही उसे इजाज़त नहीं देते थे। वो कई बार उसकी दहलीज पर गया उससे माफ़ी मांगने, मगर ज़रियाब ने झड़क कर उसको हवेली के बाहर से ही लौटा दिया। उसके अंदर मोहब्बत सुलग रही थी, वफा को ना पाने की, वफा को खो देने की, और इस मोहब्बत को सुलगाया भी उसने अपने ही हाथों से था। उसे आज भी अपने किए मजालिम याद थे, मगर वो वक्त को किसी भी तरह वापस नहीं पलट सकता था, जहाँ सब पहले की तरह हो जाता। वो अब भी उजाला को देखने हॉस्पिटल जाता था। उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई थी। ये सब उन्हीं के किए गए मजालिम का नतीजा था, जो अब तक उनके दर पर कोई खुशी ना आई थी। कासिम को सज़ा के तौर पर फांसी हो चुकी थी। उसकी मौत पर नाइला बेगम तड़प तड़प कर रो रही थी और मुंह भर भर कर वफा को बद्दुआओं से नवाज रही थी। वो ये भूल गई थी कि दूसरों को दुख देकर वो कभी अपने लिए खुशियां नहीं खरीद सकती। उन्होंने जितने दुख किसी की बेटी को दिए थे, आज उससे कहीं ज़्यादा दुख वो अपनी झोली में समेट चुकी थी, अपनी औलाद को खोकर। इसीलिए कहते हैं कि औलाद की तरबियत माँ बाप के हाथ में होती है। वो जैसे चाहें बच्चों को ढाल लें। अगर उन्होंने आज कासिम की अच्छी तरबियत की होती तो ना ही वो कई लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करता, और ना ही मौत उसे यूं गले लगा लेती अचानक। लेकिन वो अब भी अपनी गलतियों को मानने से इनकारी थी। वो अब भी वफा को ही कसूरवार समझती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि आंखों देखी सच्चाई देखकर भी वो अनजान बनी हुई थी। होते हैं ना कुछ लोग अपने आप की ही करने वाले। जब तक वो खुद हिदायत ना लेना चाहें तब तक किसी बात का असर नहीं होता। यही हाल नाइला बेगम का था। निकाह की तैयारियां तो इसे 1 माह में आनन फानन हुई थी कि वफा देखती रह गई। वफा को तो असफंयार से इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, जितनी जल्दी उसने सब कर दिखाया था। असफन के एक एक अमल से दिख रहा था कि वो इस रिश्ते से कितना खुश है, उसको कितनी चाहत है इस रिश्ते की, और कितनी बेताबी भी। वो सभी परवाज़ें कर चुका था इस माह में। मैं तो इस 1 माह के अरसे में वफा तो बस हैरान थी अपनी किस्मत पर कि ख्वाहिशें ऐसे भी कबूल होती हैं। उसने तो मोमिन के तजर्बे के बाद सोच लिया था कि वो कभी किसी शख्स के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेगी, लेकिन असफंयार ना सिर्फ उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, बल्कि बड़ी शान से बेधड़क अंदर भी चला आया था। अब वो आने वाले कल के दिन की मुंतज़िर थी, जो यकीनन उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाला था। निकाह का दिन भी आन पहुंचा। वफा के घर को पूरे सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। सहर और सालिहा बेगम तो घनचक्कर बनी हुई थी। सहर भी आज बेबी पिंक काम वाले फ्रॉक में ज़रियाब का दिल धड़का रही थी। वो कहीं से भी एक बच्चे की माँ न लगती थी, बल्कि वफा जितनी ही लगती थी। ज़रियाब का बारहा दिल किया कि उससे मिले और उसकी तारीफ़ करे, मगर आज काम के बाइस सहर ना उसको वक्त दे पा रही थी और ना ही अपने बेटे को, और अपने लाड साहब को भी ज़रियाब के हाथों में दिया था, जो बड़ी शान से सफ़ेद शलवार कमीज़ में गर्दन अकड़ाए इधर उधर तैयारियां देखकर खुश हो रहा था। अब सहर सब काम निपटाकर वफा के कमरे की तरफ चल दी ताकि उसकी तैयारी भी देख सके। वो बहुत खुश थी। बेशक मोमिन से उसकी शादी नहीं हुई थी, तो क्या हुआ, असवन भी तो उसी का लाला था। जैसे ही उसने वफा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वफा की हालत देख शुशदर रह गई। कासिम तो पहले ही जा चुका था, जो शाजिया की तारीफ़ करके कासिम तो पहले ही जा चुका था जो शाजिया की तारीफ़ करके उसे सराहता था।
وہ کیا گیا، اس کی زندگی کے تو سارے رنگ ہی ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے شازیہ کو بھی بدکاری کی عادت ہو گئی تھی، اور مومن کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ تو جیسے شادی کر کے بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی گھر میں موجود ہے۔ شازیہ تو اس سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ نہ مومن گھر آتا ہے، نہ اسے وقت دیتا ہے، نہ اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا۔ تعریفی کلمات تو دور کی بات ہے، وہ تو بس ہر وقت وفا وفا کرتا رہتا تھا، جیسے اس کی زندگی شروع ہی وفا سے ہو اور ختم بھی وفا پر ہی ہو۔ یہ بات شازیہ کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگ رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہے، اس کے اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ۔ لیکن جب یہ سوچا کہ وفا تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، تو یہ سوچ کر ہی جل بھن جایا کرتی۔ وہ رات کو طرح طرح کی بیہودہ نائٹیز پہن کر اس کا انتظار کرتی تاکہ اسے ورغلا سکے، مگر مومن بھی ایک سرسری نظر بھی ڈالنا اس پر گوارا نہ کرتا، اور اپنا کام اور فائلز اٹھا کر ڈیرے پر چلا جاتا۔ اس وفا نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، مومن کو تو اس وفا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، چاہے مجھے اس کے لیے اسے مروانا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں اسے مومن کی نظروں میں مار کر ہی دم لوں گی، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ شازیہ نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی یہ مکروہ منصوبہ بندی باہر کھڑی نوری نے لفظ بلفظ سن لی تھی، اور یہ ساری کارروائی یقیناً وہ وفا کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سحر کمرے میں آئی تو وفا کو ویسی ہی عام حالت میں دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ وفا، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر مہمان آ چکے ہیں اور تم ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہو۔ وفا کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ سحر غصے سے زریاب کے پاس گئی اور اسے وفا کے پاس بھیجا۔ وہ جیسے ہی وفا کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وفا، کیا ہوا؟ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ زریاب اس کے پاس جا کر بیٹھا اور تھوڑی سے اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب وفا کا چہرہ زریاب کے روبرو ہوا تو وفا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر زریاب کی آنکھوں میں ڈالی، اور جو وفا کی آنکھوں میں زریاب کو دیکھنے کو ملا، اسے جان کر زریاب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ بس اس کے منہ سے حیرت سے یہی نکلا، وفا، کیونکہ وفا کے ارادے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ وفا، تمہاری آنکھیں عام نہیں رہیں، تم ان سے انتقام لینے کا سوچ رہی ہو؟ زریاب نے اس کی آنکھیں پڑھ کر حیرت سے سوال کیا، جس کے جواب میں وفا نے لب بھینچ کر نظریں چرائیں۔ لالا، وہاں کے لوگ آج بھی ویسے ہیں، بالکل نہیں بدلے۔ میں سمجھی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے ہوں گے، مگر میں ہی غلط تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے بھی مانے ہیں کبھی؟ اس نے تنفر سے کہا۔ تو کیا تم اسفند سے شادی صرف انتقام؟ نہیں لالے، ایسا ہرگز نہیں۔ میں سچ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں جس کا بخت اسفند یار کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، لیکن میں ان کو بھی سدھار کر ہی دم لوں گی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے لالے کہ جب وفا کوئی چیز ٹھان لے تو وہ اپنی جان لگا دیتی ہے اس میں، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے نا لالے کی جان، جب وفا کسی بات کے لیے ٹھان لے تو اپنی جی جان لگا دیتی ہے۔ اس نے فوراً زریاب کی بات کاٹتے اس کی غلط فہمی دور کی، جس پر زریاب خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ واہ میری جان، خوش رہو، ویل ڈن۔ ہر زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ زریاب نے اسے گلے لگاتے دعا دی۔ لیکن تم اتنی اداس کیوں ہو؟ زریاب نے تشویش سے کہا۔ یہ بھی آپ کے ہونے والے سالے کی کرم نوازی ہے جس نے فرمائش کی کہ میں اس کی پسند کا لباس پہنوں، وفا نے ہنستے ہوئے بتایا تو زریاب بھی ہنس دیا۔ جب نوری اور ایشل وفا کے نکاح کا جوڑا لیے اندر دھاوا بولتی ہوئی نظر آئیں۔ زریاب بھائی پلیز آپ جائیے باہر تاکہ ہم اپنی دلہن کو تیار کر لیں، جس کے انتظار میں ہمارے جیٹھ جی پل پل گن رہے ہیں کہ کب انہیں دیدار نصیب ہو۔ ایشل نے چہکتے ہوئے اسفند یار کی بے تابیاں بتائیں جو عروج پر تھیں۔ اسے سن کر وفا کے گال سرخ پڑے جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اس کے شرمانے کا یہ انداز دیکھ زریاب نے اپنی ہنسی بمشکل قابو کی اور باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے قہقہہ لگایا۔ بہت دیر بعد اس نے اپنی بہن کو صحیح طریقے سے اتنا خوش دیکھا تھا۔ اس کا دل اس بات پر سرشار تھا۔ اندر وہ دونوں اپنے ہاتھوں کی پھرتی دکھاتی وفا پر اپنے ہنر کے جوہر دکھانے لگیں، اور وفا کو اس کا ڈریس دے کر باتھ روم میں دھکیلا، اور وہ بس ارے ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ دوسری طرف اسفند یار کا دل پنجرے میں قید بے چین پنچھی کی طرح تڑپ رہا تھا اپنی دلربا کو دیکھنے کے لیے۔ آخر یہ کب ختم ہوگا ہجر؟ اسفند نے کوفت سے سوچا۔ آج وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی تیار ہو رہا تھا۔
जहाँ उमर और उसके चंद दोस्त शाना बशाना थे और उसकी पतली हालत देखकर उस पर कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते जिस पर वो उन्हें बस घूर कर रह जाता। असफंदियार जब वॉशरूम से तैयार होकर निकला तो उमर और उसके बाकी दोस्त उसे दिल से सराहे बगैर ना रह सके। असफंद लाला, आप तो छा गए, मेला लूट लिया आपने आज तो, 10-12 लड़कियां तो गिरा ही देंगे आज आप अपने वजीह हुस्न से, उमर ने उसके वक्रे स्टाइल में तारीफ करते हुए कहा, जिस पर सब दोस्तों ने कहका लगाते हामी भरी। असफंद ने खुद को शीशे में देखा तो 2 पल के लिए खुद भी ठिठक गया। फ्रेंच कर्ट बियर आज ही बनवाई थी उसने, सफ़ेद कुर्ता शलवार, गोल्डन मिक्स वास्कट जो खुद उसने वफा के ड्रेस के साथ मैच करके बनवाई थी, सलीके से बने बाल, नीली आंखों में कुछ पा लेने की चमक। आज उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी जो पहले कभी हुआ करती थी। मुख्तसर ये कि वो एक वजाहत से भरपूर हुस्न रखने वाला मशरकी मर्द लग रहा था, जिसकी मिसालें लोग यूनानी देवता के तौर पर देते थे। वफा, अब गम के बादल छट चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारी बेरंग ज़िंदगी को मुख्तलिफ रंगों से भर दूंगा, जहां तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी सर आँखों पर होगी, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सबसे अहम होगी, तुम्हारी हंसी ही मेरी खुशी की वजह होगी, जब हम एक दूसरे के महरम होंगे। उसने दिल में वफा से मुखातिब होते हुए सरशारी से कहा और मुस्कुरा दिया। नईमा बेगम और इब्राहिम साहब उन सब को देरी का एहसास दिलाने आए तो असफंद को यूं खुशो खुरम देखकर उनकी आंखें नम हुई थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। नईमा बेगम ने आगे बढ़कर उसकी नज़र उतारी और उसकी पेशानी चूमकर उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा, जबकि इब्राहिम साहब ने उसे गले लगाया। बरखुरदार, बड़े चहक रहे हो, मत भूलो शादी के बाद तमाम शोहरों की चहचहाट मिनमिनाहट में बदल जाती है। इब्राहिम साहब ने खुशगवार मूड में उसे छेड़ा तो वो खिलखिला कर हंस दिया। मुझे ये मिनमिनाहट ज़िंदगी भर के लिए खुशी खुशी कबूल है। उसकी बात पर सबका कहका बुलंद हुआ था। ये तो अभी से जोरू का गुलाम निकला। इब्राहिम साहब की बात पर नईमा बेगम ने उन्हें टहोका दिया। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अपने अब्बा हुजूर पर गया हूँ। उसके इब्राहिम साहब को बात शहद में लपेट कर मारने पर एक बार फिर मेहमानों में कह खिलखिलाहटें गूंज उठी थी। इब्राहिम साहब ने अपनी खिसियानियत को दूर करने असफंद का कान खींचा और उसकी दुहाइयों को उमर ने फौरन कैमरे की आंख में कैद किया था। वो सब बेइंतहा खुश थे कि पुराना असफंद यार लौट आया।